अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आर्यन ख़ान। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं गाइस। आप चाहे इंटर लेवल पे हैं, आप चाहे बीएस लेवल पे हैं, या इवन कोई भी कंपेटिटिव टेस्ट है उसके लिए भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? सो ऑप्शन ए है सोशल साइंस है, ऑप्शन बी नेचुरल साइंस है, ऑप्शन सी साइंस ऑफ मेंटल लाइफ है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। सो मेरा राइट आंसर क्या है जी? सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। व्हेन डिड इकोनॉमिक्स स्टार्ट, कि हमारी इकोनॉमिक जो है वो कब जो है वो स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1776, ऑप्शन सी 1778, ऑप्शन डी 1779। सो द राइट आंसर इज 1776 में इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई थी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन था? इकोनॉमिक्स की बुनियाद किसने रखी थी? सो हमारा जो राइट आंसर है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे वो उन्होंने इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी थी। हु वाज फर्स्ट यूज्ड द टर्म इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि किसने जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए एक टर्म यूज़ की थी कि ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट की साइंस है? ऑप्शन ए जेम केन्स ने, ऑप्शन बी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन सी अल्फ्रेड मार्शल ने, ऑप्शन डी अरिस्टोटल ने। सो हमारा राइट आंसर क्या है? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने जो है वो इकोनॉमिक्स को क्या कहा था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा जो इनमें से जो इन ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर्स जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? पैदावारी अमल में कौन कौन से फैक्टर्स जो यूज़ होते हैं वो इनमें से नहीं है? जो इनमें से नहीं है वो है जी हमारा बैंक लोन। दिस इज़ डेफिनेटली वी नो, बिकॉज लैंड भी हम यूज़ करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, लेबर भी, कैपिटल भी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी तरह की टाइप्स होती हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। सो हमारा राइट आंसर क्या है? 3। इकोनॉमिक्स की 3 टाइप्स होती हैं। हाउ मेनी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं? सो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 9। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी? 2। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं। वो कौन सी ब्रांचेस होती हैं वो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में भी देखेंगे। विच इज़ दी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स की ब्रांच कौन सी है इनमें से? सो ऑप्शन ए है न्यूरो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। सो हमारा जो राइट आंसर है जी वो है बोथ बी एंड सी। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है गाइस? होल जो है वो किसी भी जो है वो टोटल चीज़ का जो एनालिसिस किया जाता है उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माइक्रो में क्या होता है? इंडिविजुअल तौर पे जो एनालिसिस होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं। नेम ऑफ द फेमस बुक ऑफ एडम स्मिथ इज। एडम स्मिथ की फेमस बुक कौन सी थी? ऑप्शन ए साइंस ऑफ वेल्थ, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर क्या है जी? वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की जो बुक थी उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। विच इकोनॉमिस्ट वर severely criticized on एडम स्मिथ्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो है वो, कौन से माहिर माशियात थे जिन्होंने एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी, जो तारीफ थी इकोनॉमिक्स की, उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की थी? सो ऑप्शन ए है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी है रॉबिन्स, ऑप्शन सी है रुस्किन एंड कार्लाइल, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। सो हमारा राइट आंसर है जी रुस्किन एंड कार्लाइल। इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल
डिफाइन इकोनॉमिक्स एज, जो इकोनॉमिस्ट माहिर माशियात थे अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिफाइन किया था, कैसे बयान किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑप्शन ए है साइंस ऑफ वेल्थ, ऑप्शन बी है साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ऑप्शन सी है साइंस ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन बी साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इसने कहा था, जो अल्फ्रेड मार्शल था, इसने कहा था साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर मींस कि ये एक तरफ जो है वो दौलत का इल्म है, ठीक है जी, और एक उसने ये कहा था कि हम इसमें दौलत भी इंक्लूड है और इसमें जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर भी इंक्लूड है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज विच इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है? ऑप्शन ए ह्यूमन वांट्स, ऑप्शन बी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी हेल्थ डिजीज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। हमारा राइट आंसर है जी ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ह्यूमन वांट्स, इंसानी ज़रूरियात, और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की कमी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो कहते हैं इनमें से कौन सा जो है पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? नेशनल इनकम, ऑप्शन बी वेजेस, ऑप्शन सी इंटरेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है जी वेजेस। वेजेस जो है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी आर, जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है उसमें जो अफादियत की कॉन्सेप्ट है, अफादियत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ऑप्शन ए पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज, ऑप्शन बी रैशनैलिटी, ऑप्शन सी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमारा राइट आंसर है जी ऑल ऑफ दीज। जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, अफादियत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो है ना ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज, किसी भी एक चीज़ की जो है वो पावर या सर्विसेज की खदमात की पावर, ठीक है। रैशनैलिटी होता है जी अक्लमंदी के तौर पे, ठीक है, अक्लमंदी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि अफादियत का एक नई इकाई से कम होते जाना, ठीक है। डिमिनिशिंग कहते हैं गिरने को, मार्जिनल होता है चेंज, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में। सो ये ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। हाउ वी कैन शो द मार्जिनल यूटिलिटी एम यू, कि हम एम मार्जिनल यूटिलिटी को किस तरह से शो कर सकते हैं या हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है जी। सो ऑप्शन ए है U1 + U2 + U3, ठीक है जी। ऑप्शन बी है TU/Q, ऑप्शन सी है चेंज इन TU चेंज इन Q, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर है जी चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी। इससे जो है वो हम ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूटिलिटी सब्जेक्टिव इन नेचर, क्या जो यूटिलिटी है अफादियत है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है? ऑप्शन ए है नो, ऑप्शन बी है यस प्योरली, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है जी वो है यस प्योरली। जो यूटिलिटी है अफादियत जो है फितरत में अफादियत की तवाज़न है, ठीक है जी। फितरत में जो है वो अफादियत का तवाज़न है, तो ये हमारा आंसर जो है वो यस है। विच लाज हैव बीन डिवेल्प्ड फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, वो कहते हैं कि कौन कौन से लाज जो हैं वो डिवेल्प्ड होते हैं जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जब उसका तज्जिया करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का तो कौन से लाज जो हैं वो बनते हैं, ठीक है, ये निकलते हैं। सो हमारा ऑप्शन ए है डिमिनिशिंग एंड इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी है डिमिनिशिंग एंड इक्वी गाइस मतलब इक्वल, ऑप्शन सी है माइक्रो एंड मैक्रो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर है जी डिमिनिशिंग एंड इक्वल। मार्जिनल यूटिलिटी के एनालिसिस से दो तरह के जो हैं वो लाज निकलते हैं, एक डिमिनिशिंग और एक जो है वो इक्वल मतलब इक्वल। डिमिनिशिंग मतलब कि एक नई इकाई से जो है वो आपकी जो अफादियत है उस चीज़ की वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड इक्वल और इक्वल भी रहती है, ठीक है। सो ये दो लाज जो हैं वो यूज़ होते हैं या निकलते हैं, डिवेल्प्ड होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इकोनॉमिक्स का। ये हम इंटर लेवल में भी पढ़ते हैं, ये हम BS लेवल पे भी पढ़ते हैं। हु वाज इंट्रोड्यूस्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, के मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था?
ऑप्शन ए रॉबिन्स, ऑप्शन बी डॉक्टर जे आर हिक्स, ऑप्शन सी प्रोफेसर आर जी एलन, ऑप्शन डी बोथ ए बी एंड सी। सो मेरा राइट आंसर है जी बोथ बी एंड सी। इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो है वो क्या होता है? सो मेरा राइट आंसर है जी कम्बिनेशन ऑफ गुड्स गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इन द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कंज्यूमर्स जो है वो बराबर हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि दो ऐसी गुड्स जो हैं वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही होती हैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा दे रही होती हैं। हु वाज इंट्रोड्यूस्ड कंज्यूमर सरप्लस? के कंज्यूमर सरप्लस जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए है जेम केन्स ने, ऑप्शन बी एल्फ्रेड मार्शल ने, ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मेरा राइट आंसर है जी एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने जो है वो कंज्यूमर सरप्लस वाज अ टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स की एक टर्म है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु वाज इंट्रोड्यूस कंज्यूमर सरप्लस? एल्फ्रेड मार्शल। इन बजट लाइन और प्राइस लाइन आर सेम थिंग। बजट लाइन और प्राइस लाइन जो है वो सेम थिंग है, एक चीज़ है। सो राइट आंसर है जी यस, प्राइस लाइन और बजट लाइन एक सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड क्या होती है गाइस? इन इकोनॉमिक्स डिमांड जो है वो हम तलब को कहते हैं। किसी भी चीज़ की, किसी भी सर्विसेज की जो है तलब होती है वो डिमांड कहलाती है। उसमें जो है वो ऑप्शन ए है विलिंग एंड एबिलिटी टू पे, डिमांड इज़ ऑलवेज एट अ प्राइस। ऑप्शन सी है डिमांड इज़ ऑलवेज पर यूनिट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। मेरा राइट आंसर है जी ऑल ऑफ दिस। तलब जो है वो, तलब में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पे कर सकें, ठीक है जी। प्राइस का पता होना चाहिए कंज्यूमर को, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वाई डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लॉप्ड? कि जो तलब का ख़त है वो मनफी रुझान क्यों रखता है? सो हमारा राइट आंसर क्या है जी? प्राइस और क्वांटिटी वर ऑपोजिट, ठीक है। जब कीमत, किसी भी चीज़ की कीमत और उसकी मिकदार जो है वो वर्क ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं, यानी कि हम ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं तो कम चीज़ मिल रही है। सो ये नेगेटिवली स्लॉप्ड होता है। तलब का जो ख़त है वो मनफी रुझान रखता है, ठीक है जी। व्हाट इज़ सप्लाई? सप्लाई क्या होता है? इन इकोनॉमिक टर्म्स हम सप्लाई जो है वो रसद को कहते हैं, किसी भी चीज़ की, गुड्स की या मनी की रसद जो है वो सप्लाई हम उसे कहते हैं, ठीक है जी। सो इसका जो ऑप्शन ए राइट आंसर है वो है स्कैर्स ऑफ गुड्स। किसी भी चीज़ की कमी, स्कैर्स कहते हैं जी सैक्रिसिटी ऑफ, सैक्रिसिटी, ठीक है, कमी किसी भी चीज़ की। सो स्कैर्स ऑफ गुड्स इसमें जो है वो सप्लाई है। व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी फार्मूला? प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है जी? सो प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूछ रहे हैं, ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि जो परसेंटेज चेंज आता है परसेंटेज में, मिकदार और कीमत का। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच एलिमेंट इंक्लूडेड? यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं? सो हमारा राइट आंसर है जी ऑल ऑफ दीज, ये सारे होते हैं। परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ लेबर्स, डेफिनेटली हमें जो है वो किसी भी काम के लिए जो है वो परचेज़ करना पड़ता है। रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ लेबर, हमें जो है वो मज़दूरों की उजरत भी देनी होती है जो काम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारे पास सरमाया मौजूद होता है उसके ऊपर भी हमें जो है वो इंटरेस्ट यानी कि पे करना पड़ता है, ठीक है जी। So, which professor says in his book Economic Analysis and Policy classified cost into sections? यानी कौन से प्रोफेसर थे, कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी बुक इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी में ये बताया था कि उन्होंने जो है वो क्लासीफाई किया था कॉस्ट को इनटू सेक्शंस में, ठीक है जी। इन्होंने कॉस्ट को सेक्शन में क्लासीफाई कर दिया था, वो कौन से थे? सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें प्रोफेसर मेड थे, ठीक है जी। हाउ मैनी मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट के मेन कॉन्सेप्ट्स कितने होते हैं, ठीक है जी। सो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 10। सो मेरा राइट आंसर है जी 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है जी। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं कॉस्ट के, आप पार्ट्स भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फार्मूला? के इनमें से कौन सा जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला है गाइस? सो हम इस ये जो है वो फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट का फार्मूला है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला है, सॉरी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। हाउ वी फाइंड मार्जिनल कॉस्ट? हम मार्जिनल कॉस्ट को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं या उसका फार्मूला क्या है जी? सो इसमें से जो राइट आंसर है वो है जी हमारा चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी। यानी कि टोटल कॉस्ट जो हमारी है
उसमें चेंज, और ओवर उसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन क्वांटिटी, जो हमारी मिकदार में तब्दीली आई है उसको। रीज़न ऑफ डाउनवर्ड स्लोप कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, वो कहते हैं कि रीज़न क्या होता है, क्या वजह होती है कि किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म जो होती है, कोई एक फर्म जो होती है, उसका जो है वो ख़त जो है वो डाउनवर्ड क्यों जाता है, ठीक है जी, वो क्यों मनफी जाता है, क्यों ऊपर से नीचे गिरता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है जी, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है गाइस, वहाँ पे मोनोपोली बहुत ज़्यादा होती है, एक ही जो फर्म है वो अपनी ज़्यादादारी कायम कर लेती है, मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस लगाती है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो है वो देती है, किसी भी छोटी फर्म को जो है वो अंदर नहीं आने देती। सो आई ऑप्शंस भी यही है। सो मेरा राइट आंसर है जी ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। हाउ मैनी पार्ट्स क्लासीफाई मार्केट्स, के मार्केट को हम कितने पार्ट्स में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई मतलब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, सो मेरा राइट आंसर है इसमें फोर पार्ट्स में हम जो मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट इज टू डिटरमाइन, मार्केट का सेंट्रल रोल क्या होता है गाइस, मार्केट क्यों बनाई जाती है, मार्केट का वजह क्या है मार्केट को बनाने की। ठीक है जी, सो क्वालिटी ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी है लेवल ऑफ इनकम, ऑप्शन डी है प्राइस ऑफ गुड्स। मेरा राइट आंसर है जी इसमें से प्राइस ऑफ गुड्स, चीज़ों की कीमत। ठीक है, चीज़ों की कीमत जो तयन की जाती है मार्केट में। विच इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर परफेक्टली कंपटीशन, जहाँ पे एक परफेक्ट कंपटीशन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं। ठीक है जी, कौन से रूल ज़रूरी होते हैं एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए। ठीक है जी, सो हमारा राइट आंसर है जी बोथ ए एंड बी, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स, बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं किसी भी परफेक्ट कंपटीशन में। ये नहीं कि एक ही फर्म ने जो है वो ज़्यादादारी कायम कर ली है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। ठीक है जी, द प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस, चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, सो ए एंड बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। When too much money is chasing to few goods, this situation is called, जब हम अपनी जो है वो ज़्यादा पैसे दे के थोड़ी चीज़ें हम हासिल कर पाते हैं, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो कौन से हालात होते हैं जिनमें जो हम ज़्यादा पैसे दे के कम चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है जी, हमारी मनी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। सो इसमें जो है वो ऑप्शन ए है डिफ्लेशन, ऑप्शन बी है रिसेशन, ऑप्शन सी है इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी है स्टैगफ्लेशन। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें इन्फ्लेशन, डेफिनेटली अफरात ज़र हो जाता है, यानी कि हमारी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफे हो जाते हैं। ठीक है जी, चीप मनी मीन्स, चीप मनी जो है वो इकोनॉमिक्स की एक टर्म है। ठीक है, जिसे हम आल्सो कह सकते हैं लॉ ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, लॉ ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चीप मनी होती है। ठीक है, जिसके ऊपर कम इंटरेस्ट होता है, कम सूद होता है। ठीक है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कितनी टाइप्स हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली गाइस ये जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक सेलिंग स्ट्रेटजी है, जो कि यूज़ की जाती है सेलिंग के लिए। सो इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज रिलेटेड विद, जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है वो किस चीज़ से रिलेट करती है इन सब में से। ठीक है जी, सो मेरा राइट आंसर है इसमें एक्सचेंज रेट से, तबादले का जो रेट होता है उससे रिलेट करती है। हाउ वी डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट, कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है गाइस। सो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमारा टोटल रेवेन्यू जब इक्वल हो जाते हैं टोटल कॉस्ट के, यानी कि हमारा जो टोटल मुनाफा है वो इक्वल हो जाता है जब टोटल कॉस्ट के जितना हमारा खर्चा हुआ है उसके, तो वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय, कि किसी भी फर्द का जो रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहने सहने का, वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, सो वो उसकी पर कैपिटा इनकम से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम उसकी जो मंथली इनकम है उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं।